हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। मेरा नाम केसी है और आज हम एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, जो टॉपिक है टैक्स ऑन ईपीएफ इंटरेस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 1 फरवरी 2021 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। उस बजट के अकॉर्डिंग अब हमारे ईपीएफ इंटरेस्ट पे इनकम टैक्सेस लगा करेंगे। तो आप में से बहुतों को ये नहीं पता होगा कि ईपीएफ है क्या, और बहुतों को ये नहीं पता होगा कि कैसे वो आप लोगों को या फिर हमें इम्पैक्ट करेगा। तो आज हम इसी की ही बात करने जा रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं ये जानने से कि ईपीएफ होता क्या है। तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम, ये स्कीम हमारे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के अंडर आती है। इसे मैनेज करता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ईपीएफओ। इस स्कीम के अंदर एम्प्लॉय को कुछ अमाउंट अपना कंट्रीब्यूट करना होता है, उतना ही सेम अमाउंट एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। वो सारा अमाउंट जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है और जो एम्प्लॉयर ने किया है प्लस उस पे इंटरेस्ट, ये एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम दिया जाता है। अब इसकी कुछ कंडीशंस भी है, कुछ रूल्स हैं। तो इसके रूल्स सबसे पहले यही आते हैं कि अगर एक एम्प्लॉय उसकी ज्वाइनिंग के टाइम पे उसका पे 15,000 पर महीने से ज्यादा है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है और उसे हम नॉन एलिजिबल एम्प्लॉय कहते हैं। वहीं अगर कोई एम्प्लॉय जिसकी पे 15,000 15,000 पर महीने से कम है, वो इस पे मैंडेटरी मेंबर बन सकता है। वहीं अगर आपका 15,000 पर महीने से ज्यादा है पे, आप अगर लेकिन अगर आप असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर और अपने एम्प्लॉयर से परमिशन ले लेते हैं, वो एग्री कर जाते हैं, तो भी आप इसके मेंबर बन सकते हैं। अब एक सर्टेन परसेंटेज होता है जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। हमारे बेसिक सैलरी और डियरेंस अलाउंस प्लस रिटेनिंग अलाउंस अलाउंस इनका 12% ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है और उतना ही सेम अमाउंट हमारे एम्प्लॉय को भी देना होता है। वहीं अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट कंपनी है तो सिर्फ बेसिक सैलरी का 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है और उतना ही एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करना होता है। तो हमने ये देखा अभी कि हमारा ईपीएफ फंड जो है, उसमें अगर आपकी सैलरी 15,000 से पर महीने से ज्यादा है तो आप मेंबर नहीं बन सकते हैं, और अगर उससे कम है तो आप उसके मेंबर बन सकते हैं। इसमें जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट रिटायरमेंट के टाइम एम्प्लॉय को मिलता है। तो अब जो बजट 1 फरवरी 2021 को पेश किया गया है, उसके अकॉर्डिंग अब इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट जो हमने अर्न किया है ईपीएफ के ऊपर। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये अब हर कोई इम्पैक्ट हो इससे। जिसका इंटरेस्ट एक्रूड, जो एनुअल कंट्रीब्यूशन पे जिसका इंटरेस्ट एक्रूड 2.5 लाख से ज्यादा होगा, दैट मीन 2.5 लाख से ज्यादा जिसका इंटरेस्ट एक्रूड होगा, सिर्फ वो ही इनकम टैक्स पे करेगा। जिनका नहीं होगा वो इनकम टैक्स पे नहीं करेंगे। अब लग रहा होगा सबको कि जिसकी हाई सैलरी है उनको तो पे करना ही है, लेकिन जिनकी लो सैलरी है जरूरी नहीं है कि वो भी इससे बचेंगे। बहुत केसेस हैं जिसके अंदर उनको भी इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, जैसे कि वीपीएफ हो सकता है जिसे हम वॉलंटरली प्रोविडेंट फंड कहते हैं, या फिर न्यू वेज कोड, इसके अलग रीजंस की वजह से। तो अब हम आगे वो ही पढ़ेंगे कि कौन कौन इससे इम्पैक्ट होगा और कौन कौन इन टैक्सेस से इम्पैक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहला हमारा आता है मंथली बेसिक सैलरी बिलो 1,73 1.73 लाख। तो अगर आपकी करंट बेसिक सैलरी 1,73,611 पर मंथ है, उससे कम या इसकी जितनी है, और आप वीपीएफ के टूवर्ड्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, मतलब वीपीएफ में आप कुछ नहीं डाल रहे हैं, तो आप लोगों को इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ 12% देते हैं बेसिक सैलरी का। और अगर बेसिक सैलरी 1,73,611 है, उसको हम इंटू 12 करेंगे तो 2.5 लाख ही आता है, 2.5 लाख ही आता है, जो कि हमारा लिमिट है। तो 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम है तो हमें टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो जिन लोगों की इतनी इससे कम है, उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, और अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं वीपीएफ में तो ही। अब हमारे पास अगला आता है कि अगर आप लोग वीपीएफ की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई भी अगर कर रहा है, वीपीएफ जो होता है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, इसमें ये ईपीएफ में इसमें ये डिफरेंस होता है कि ईपीएफ में एम्प्लॉय को उतना ही देना होता है जितना एम्प्लॉयर दे रहा है, लेकिन वीपीएफ में एम्प्लॉय जो है वो अपनी मर्जी से ज्यादा भी पे कर सकता है। अपनी मर्जी से अगर उसकी इच्छा है ज्यादा पे करने की तो वो कर सकता है, और ये ज्यादा अच्छे रिटर्न देता है, फिक्स रिटर्न देता है।
तो अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि कोई इंडिविजुअल है, कोई एक बंदा, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है ईपीएफ के लिए भी और वीपीएफ के लिए, दोनों के लिए इक्वली। दैट इसका मतलब 12% ईपीएफ के लिए और 12% वीपीएफ के लिए। तो टोटल उसका कंट्रीब्यूशन होगा 24%। तो 24% ज़्यादा है काफ़ी, लेकिन अब इसमें भी हमारे पास कंडीशंस आती है कि अगर बेसिक सैलरी किसी की 86,806 से कम है और तब वो दोनों की तरफ इक्वली कर रहा है, तो उसे ये टैक्स इम्पैक्ट नहीं करेगा, उसे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। बट अगर इससे ज़्यादा सैलरी है, 86,806 से ज़्यादा सैलरी है किसी की और वो इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है दोनों की तरफ, तो उसे पे करना पड़ेगा। अब उसके बाद अब वीपीएफ की तरफ आप लोग कोई भी अपना 100% भी बेसिक सैलरी का कंट्रीब्यूट कर सकता है। उसमें कोई भी रूल नहीं होते बिकॉज़ वो काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है तो लोग उसकी तरफ देना प्रेफ़र करते हैं। लेकिन अब इस नए रूल की वजह से अगर इससे 86,806 से ज़्यादा सैलरी है आप लोगों की या फिर किसी की भी और तब वो कंट्रीब्यूट कर रहा है दोनों की तरफ, तब उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब हमारे पास अगला केस आता है द इम्पैक्ट ऑफ न्यू वेज कोड। तो इम्पैक्ट ऑफ न्यू वेज कोड जो है कि अब हमारे पास एक नया वेज कोड आया है जो कि अफेक्टिव कब से होगा, अप्रैल 1 से। इस कोड में जो बेसिक सैलरी है उसे इंक्रीज कर दिया गया है, जिसके ऊपर हमारा ईपीएफ कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी ये बेसिक सैलरी बढ़ गई है, हमारी जिसके ऊपर ईपीएफ कैलकुलेट किया जाएगा वो सैलरी अब ज्यादा हो गई है। तो अगर हम 12% कैलकुलेट करेंगे हमारी इंक्रीज सैलरी पे, तो जिनकी पहले लो थी लेकिन अब हाई हो गई है, तो हो सकता है कि उन्हें भी टैक्स पे करना पड़ रहा हो। तो ये सिर्फ उन लोगों को अफेक्ट करेगा पर्टिकुलरली जिनकी लोअर बेसिक सैलरी तो है लेकिन उनकी टोटल रेम्यूनरेशन हाई है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी की जो रेम्यूनरेशन है, टोटल रेम्यूनरेशन, वो उसकी बेसिक सैलरी के 30% कम कॉम्प्रोमाइज करती है, कंप्राइज करती है। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो उसकी बेसिक सैलरी है वो 1.67 टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर इस केस में आप उस हो सकता है कि उस बंदे को इंटरेस्ट पे करना पड़ जाए। मतलब अगर किसी की सैलरी कम है, लेकिन अब न्यू वेज कोड के अकॉर्डिंगली उसकी सैलरी बढ़ रही है, तो बेसिक सैलरी ज़्यादा हो गई, अब उस पे करना पड़ेगा। पर अगर बेसिक सैलरी लो है और टोटल रिम्यूनरेशन ज़्यादा हो चुकी है, जैसे कि हमारा 30% से कंप्राइज़ कर रहा है, तो हमारी बेसिक सैलरी कितनी बढ़ जाएगी? 1.67 टाइम्स। तो ज़रूर हो सकता है कि आपको अब पे करना पड़ जाए इंटरेस्ट। लेकिन अब इसमें भी काफ़ी कंडीशंस हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसमें भी हर किसी को करना पड़े। जिसकी करंट बेसिक सैलरी अभी की जो वेज कोड से पहले की सैलरी है, अगर वो कम है 1,04,167 से, तो उसे टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर उसकी इससे ज़्यादा है और तब 30% टोटल रिम्यूनरेशन कंप्राइज़ कर रहा है, तो उसे टैक्स पे करना पड़ जाएगा इसके ऊपर। अब इसी केस में वीपीएफ का भी केस आता है कि इक्वल वीपीएफ और ईपीएफ पे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जैसे अभी हमने पहले देखा 12% और 12% और तब सैलरी हाई हो जाती है, तब वेज कोड के अकॉर्डिंगली बेसिक सैलरी हाई हो जाती है, तो तब पे करना पड़ सकता है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, उसमें अगर बेसिक सैलरी 52,083 से कम है, उससे बिलो है, तो टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। बट वहीं अगर उससे ज़्यादा है, तो टैक्स पे करना पड़ जाएगा। फिर अब हमारे पास आता है आखिरी, जिसमें आता है हाई ग्रोथ सेक्टर विद मेनी इयर्स ऑफ सर्विस लेफ्ट। इसका मतलब ये है कि जिनकी अभी बहुत सालों की सर्विस बची है और उनका ग्रोथ सेक्टर काफी हाई है, दैट मीन्स बहुत जल्दी जिस इंडस्ट्री में वो है, जिस सेक्टर में है, वो बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है। तो हो सकता है कि उस बंदे को भी बहुत ही जल्द टैक्सेस, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगी पीएफ इंटरेस्ट पे। कैसे कि लेट्स सपोज कि बेसिक सैलरी है 50,000 और जो हमारा ग्रो कर रहा है वो 12% हर साल से ग्रो कर रही है। तो 11 साल में हमारी सैलरी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा। हमने देखा है कि हमारी बेसिक सैलरी होनी चाहिए कुछ, जो हमने ले रखा है, और उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसके बाद हमें वहाँ पे टैक्स पे करना पड़ जाएगा। जैसे कि हमने हमारी फर्स्ट स्लाइड में देखा, इस वाली स्लाइड में हमने देखा कि अगर हमारी बेसिक सैलरी 1,01,73,611 से कम है और हम वीपीएफ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। बट वहीं अगर हमारी सर्विसेज को काफ़ी साल है
और 12% से ही बढ़ रही है तो 11 साल में वो उसे क्रॉस कर जाएगी और तब हमें उसके ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। तो यही आज हमने यही देखा। इसमें हमारे पास 4 जिसमें आए कि कब किसको टैक्स पे करना पड़ेगा और किसको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं आपको फिर बताती हूँ कि अगर आपकी बेसिक सैलरी जो कि कम है ए 1,73,611 पर मंथ पे और आप पीपीएफ पे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। तब आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। दूसरा कि अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वीपीएफ की तरफ और वो भी इक्वली पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मतलब 12% ईपीएफ पे और 12% वीपीएफ पे तो 24%। तो सर उसमें भी एक कंडीशन है कि अगर आपकी सैलरी 86,806 से कम है और तब आप इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तब भी आपको टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर सैलरी ज्यादा है 86,806 से और तब इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ज्यादा पे करना पड़ जाएगा। फिर हमारे पास आया था इम्पैक्ट न्यू कोड का कि जिसकी वजह से हमारी बेसिक सैलरी है जो इंक्रीज हो रही है जिसके ऊपर हमारा ईपीएफ कंट्रीब्यूशन जो है हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हमारा जो ईपी 12% ईपीएफ है वो हमारे पास इंक्रीज हो रहा है द बेसिक सैलरी लो है लेकिन टोटल रेम्यूनरेशन हाई हो गई जैसे कि 30% हो गया। तब हमें अगर किसी की सैलरी 1,04,167 से कम है तो उसे पे नहीं करना पड़ेगा। पर ज्यादा है तो उसे पे करना पड़ जाएगा। वही वीपीएफ का केस आता है कि अगर वो इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है दोनों की तरफ 12% और उसकी सैलरी 52,083 से कम है तो उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। उसे नहीं पे करना पड़ेगा। बट अगर उससे ज्यादा है और वो इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है वीपीएफ की तरफ तो उसे टैक्स पे करना पड़ जाएगा। और आखिरी हमारा कि अगर आपकी सर्विसेज को काफी सारा टाइम बचा है और आपकी वो ग्रो कर रहा है सेक्टर काफी जल्दी रैपिडली ग्रो कर रहा है तो बहुत ही जल्द आपको भी टैक्स पे करना पड़ जाएगा। जिसका हमने ये एग्जांपल देखा कि 50,000 रुपए बेसिक सैलरी है और 12% हर साल से ग्रो कर रही है तो 11 साल में वो लेवल को क्रॉस कर जाएगी बेसिक सैलरी उस लिमिट को और आपको भी टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि मैंने काफी नॉलेज दी है आप लोगों को। होप यू लाइक इट। थैंक यू।